इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं शुम्पीटर का नव परिवर्तन सिद्धांत, जो कि व्यापार चक्र का सिद्धांत है। साथ ही यह आर्थिक विकास का एक मॉडल भी है, जो बतलाता है कि आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है। तो जो शुम्पीटर था, उसने सन 1911 में एक किताब लिखी। उसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी किताब में उसने व्यापार चक्र का जो अपना सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत था नव परिवर्तन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन मीन्स होता है नव परिवर्तन, अर्थात नया आविष्कार। तो आगे चलकर यह सिद्धांत शुम्पीटर के नव परिवर्तन सिद्धांत के रूप में विख्यात हुआ, इसने ख्याति प्राप्त की। तो शुम्पीटर ने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को समझाया, उसने बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो प्रभाव होता है, उसमें जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रभाव होता है, वह वित्तीय प्रवाह के रूप में होता है, सर्कुलर फ्लो होता है। ओके, जैसे कि आय का चक्रीय प्रभाव होता है कि परिवार द्वारा फर्म को दी जाने वाली साधन सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, और उधर से जो फर्म वस्तुओं का उत्पादन कर रही है वो फिर परिवार द्वारा क्रय कर लेना। ओके, इस प्रकार से ये जो फ्लो चलता रहता है परिवार और फर्म के बीच, साधन सेवाओं का और वस्तुओं का, ये वित्तीय आकार में चलता है। तो ऐसी इकोनॉमी की उसने कल्पना की। आगे देखते हैं कि उसने क्या कल्पना की। इस वित्तीय प्रवाह में या सर्कुलर फ्लो में जो आर्थिक क्रियाएं चलती हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में, वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो उसने कल्पना की कि उस अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, संतुलित अवस्था में होती है, अर्थात जितनी मांग होती है उतनी ही पूर्ति होती है। ये होती है संतुलित अर्थव्यवस्था की बात की उसने। आगे उसने बताया कि ऐसी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। डिमांड इज इक्वल टू पूर्ति, अर्थात जितनी डिमांड है उतनी ही पूर्ति होती है, जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति होती है। आगे बताया कि निवेश और ब्याज शून्य होता है, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं होता है। जब निवेश नहीं होगा तो ब्याज के लिए पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए निवेश और ब्याज शून्य होता है। आगे उसने बताया कि ऐसी अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय प्रवाह में चलती है, यहां पर लाभ शून्य होता है। शून्य क्यों होता है कि जितने में वस्तु बनाई जा रही, 5 रुपए की वस्तु बनी और 5 रुपए में बेच दी, तो 5 में से 5 गए 0, तो लाभ क्या हो गया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, शून्य लाभ हुआ। ठीक है, कीमत जो वस्तु की होती है वह औसत लागत के इक्वल, अर्थात औसत लागत के बराबर होती है। अर्थात वही बात है कि मान बात कि 18 वस्तुएं बनी, ठीक है, 18 वस्तुएं बनी और 6 का भाग दे दीजिए उसमें, तो 6 तियां 18, तो एक कितने की बनी, 3 रुपए की बनी, वो औसत निकल कर आ गया। ओके, अगला है, इसी में उसने कल्पना की कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, सभी लोगों को काम मिला रहता है। लेकिन उसने कहा कि जो आदमी काम नहीं करना चाहता है, जिसकी इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है। तो पूर्ण रोजगार की बात उसने ऐसी अर्थव्यवस्था में की और आगे बोला कि ऐसी अर्थव्यवस्था लगातार एक ही पथ पर चलती रहती है, कि जो पथ उसने बताया, वृत्तीय पथ, सर्कुलर फ्लो में इकोनॉमी चलती रहती है, एक ही पथ पर लगातार अग्रसर रहती है। और आगे बताया कि जैसे मानव शरीर में जो खून है वो क्या होता है, लगातार एक ही धारा प्रवाह में चलता रहता है, रक्त संचार जिसे कहते हैं, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से उसने बताया कि अर्थव्यवस्था लगातार एक ही पथ पर अग्रसर रहती है, जैसे कि शरीर में खून लगातार चलता रहता है। आगे उसने क्या बोला, इसको समझिए, 7 नंबर पे लिखा हुआ है, आर्थिक विकास एक असतत प्रक्रिया, अर्थात हमेशा चलने वाली, एक जैसी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, जिसमें अचानक बाधा आने से नव परिवर्तन का जन्म होता है। उसने ऐसी इकोनॉमी की बात कही है कि जिसमें कि विकास सतत नहीं होता है, लगातार नहीं चलता है, कंटिन्यूअस नहीं चलता है, बल्कि उसने कहा कि इसके बीच में कुछ रुकावट आती है,
कुछ बाधा आती है, और वो बाधा जो आती है कि जो अर्थव्यवस्था को इस स्टेज से निकालकर अगली स्टेज में डालने का काम करती है, और वो होता है नव परिवर्तन। उसे कहा उसने इनोवेशन, नया आविष्कार का होना। और जब नया आविष्कार होगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था और आगे चलेगी। ठीक है, तो उसने आगे बताया कि किस प्रकार से इनोवेशन जो होता है या नव परिवर्तन है, उसकी क्या परिभाषा होगी। ये नहीं है कि किसी वस्तु का नया आविष्कार हो गया। उसने कहा ऐसा नहीं है, नव परिवर्तन का मीनिंग मेरा ऐसा नहीं है कि ये तुमने रॉकेट बना दिया, नया आविष्कार हो गया, टीवी बन गई, नया आविष्कार हो गया, ऐसा नहीं। उसने बोला कि इसका अर्थ किसी विशेष आविष्कार से नहीं है कि टीवी का आविष्कार कर दिया, डीजल का इंजन बन गया, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर का विकास हो गया है। किसी आविष्कार विशेष से नहीं है, बल्कि उन आनुपातिक परिवर्तनों से है जो उत्पादन के साधनों में तीव्र गति लाते हैं। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, इनमें तीव्र गति लाते हैं। और जब इनमें तीव्रता आएगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार, बचत, निवेश बढ़ेगा। ठीक है, ये बात उसने कही है। ये नहीं बोला उसने कि नव परिवर्तन कि कोई विशेष आविष्कार हो गया, कि नई दवा बन गई, कि नई दवाई बन गई, नया एक बॉम्बर बन गया, ऐसी बात उसने नहीं की है। उसने कहा है कि उत्पादन के साधनों में तीव्र गति आती है, उत्पादन के साधन जल्दी जल्दी काम में लाए जाते हैं, धीरे धीरे नहीं होता उनका प्रयोग, एकदम से फास्ट होना शुरू हो जाता है। अब नव परिवर्तन कैसे आता है, उसके लिए उन्हें 5 बातें बताई है, ये आपको याद करनी है, ये लिखी हुई है पूरी, आप देखते जाइए हम कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको पढ़ा रहे हैं कि नव परिवर्तन कैसे आता है किसी अर्थव्यवस्था में। बोला किसी नई वस्तु का उत्पादन, यदि अर्थव्यवस्था में कोई नई वस्तु आती है, उसको उत्पादन पहले से नहीं हो रहा है और नया वस्तु का उत्पादन होता है तो उसे नया नव परिवर्तन कहेंगे। और उसकी तो डिमांड होगी तो बिकेगा, और बिकेगा तो फिर आप समझते हैं उत्पादन बढ़ेगा, उससे रोजगार अन्य चीजें भी बढ़ने का काम करेंगी। कि जैसे माना बात अमेरिका में मक्का है, और पहले मक्का क्या करते थे कि पशुओं को खिलाया जाता था, मोटा अनाज था, या गरीब देशों को बेच दिया। अब उसका नया रूप आ गया कि इसका पॉपकॉर्न बन गया। ओके जी, तो एक नई चीज बन गई, एक नया उत्पादन हो गया। ओके, इसी प्रकार से जैसे गेहूं है तो गेहूं क्या रोटी खानी है, अब इसका क्या कर दीजिए, इसे मैदा बना दीजिए, अब इससे आप बिस्कुट बना दीजिए तो हो गया नई वस्तु की शुरुआत। या आप आटे से क्या कर दीजिए, सूजी बनाना शुरू कर दीजिए, तो इस प्रकार से नई वस्तु का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जब नई वस्तु का उत्पादन, इसी को नव परिवर्तन कह रहा कि नव परिवर्तन के 5 कारण हैं कि किसी नई वस्तु का उत्पादन। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण भी बता दिए। ठीक है जी, अगला है उत्पादन की नई तकनीकी का प्रचलन। यदि उत्पादन की नई तकनीकी, यदि हम पुरानी तकनीकी से काम कर रहे हैं, जैसे गेहूं काटा जा रहा है, हाथ से काटा जा रहा है, और उसके स्थान में मशीन आ जाती है उसको काटने के लिए, और उसको भूसे को अलग करने के लिए, उसके बीज को अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीन आ जाती है। धान की कटाई के लिए नई मशीन आ जाती है, जो हाथ से काम कर रहा था, मतलब हर फसल को काटने के लिए मशीन आ जाती है, और उसको दाने को अलग करने के लिए भी मशीन आ जाती है। तो क्या होगा, वो न्यू टेक्नोलॉजी हो गई। पहले तो आदमी क्या कर रहा था, हाथ से काट रहा था, तो हाथ से काटने में तो कई दिन लग जाते हैं, और मशीन तो क्या कर रही है, घंटों का काम मिनटों में कर देती है। तो इस प्रकार से उत्पादन की नई तकनीकी का प्रचलन आने से इकोनॉमी में नव परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है जी, नए नए बाजारों की खोज, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो उस उत्पादन को देश में तो पूरा बिकेगा नहीं, क्योंकि देश में तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो उसको अन्य बाजारों में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बाजार खोजिए, आपको अमेरिका वाले को बाजार मिल गया, ब्रिटेन में, भारत में मिल गया, ऑस्ट्रेलिया में मिल गया, रूस में मिल गया। ठीक है, या भारत वाले को और विदेशों में, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वर्तमान में अनेक देशों में काम कर रही हैं, क्योंकि अपने व्यापार को फैला रही हैं कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो नए बाजारों की खोज, इससे भी क्या होगा, नव परिवर्तन माना जाएगा इसको। अगला है किसी उद्योग में नए संगठन का एक्टिव होना, मतलब कोई एकाधिकारी उद्योग है, पुराने ढंग से चल रहा है, और उसमें नया तरीका आ जाता है, उसमें पूरा वह डिजिटल हो जाता है, पूरा कंप्यूटरीकृत हो जाता है, तो एक नया इनोवेशन होगा, एक नया
नवप्रवर्तन होगा। अगला है कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज। यदि जो कच्चा माल है, चाहे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ठीक है, अभ्रक है, और इसकी नई खानें मिल जाती है, सोने की नई खान मिल जाती है, पहले पता नहीं था, और 5-10 नई खानें मिल जाती हैं, तो उसे कहेंगे कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज हो गई। तो नया स्रोत मिलेगा, तो क्या उन चीज़ों की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ेगी अर्थात उनको खोदेंगे खोदेंगे निकालेंगे तो प्रोडक्शन करेंगे, उसको बेचेंगे फिर, ठीक है, तो वो भी नव परिवर्तन होगा। तो सुम्पीटर के अनुसार नव परिवर्तन के लिए उसने 5 चीजें बताई है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए कि किसी नई वस्तु का उत्पादन, उत्पादन की नई तकनीकी का प्रचलन में आना, नई चीज प्रचलन में आ गई, नए नए बाजारों की खोज, किसी उद्योग में नए संगठन का एक्टिव होना, और कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज या पता लगना। ओके, तो इससे क्या हो सकता है, नव परिवर्तन आता है सुम्पीटर के अनुसार। इसके आगे चलते हैं कि सुम्पीटर ने क्या कहा, कि सुम्पीटर बोला कि जो नव परिवर्तन आएगा, ये जो न्यू इनोवेशन होगा, उसको कौन लाएगा, उसको पूंजीपति वर्ग नहीं लाएगा, पैसे वाला नहीं लाएगा, बल्कि उस नव परिवर्तन को लाने का जो काम करेगा वो साहसी वर्ग करेगा, जिसके जिसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, जो कि उत्पादन का चौथा साधन है। तो नव परिवर्तन पूंजीपति नहीं लाएगा, कोई उद्योगपति नहीं लाएगा, बल्कि साहसी उस काम को करेगा। अगला उसने बोला कि नव परिवर्तन आम आदमी नहीं कर सकता, यानी सामान्य आदमी नव परिवर्तन नहीं कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकता है, आगे बताया, क्योंकि इसमें जोखिम और अनिश्चितता ज्यादा होती है, यानी कि नव परिवर्तन करने में पैसा लगाना पड़ेगा, जोखिम है, रिस्क जिसे कहते हैं, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, अनिश्चितता रहती है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो ऐसा आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आम आदमी है उसकी इतनी स्थिति होती नहीं है कि वो जोखिम ले ले, वो तो फूक होकर कदम पर चलता है। तो इस काम को करने के लिए केवल साहसी हो सकता है कि जो रिस्क ले सकता है, जो जोखिम को उठा सकता है, अनिश्चितताओं के दौर से गुजरने के लिए तैयार है, वही क्या कर सकता है, नव परिवर्तन ला सकता है। आगे इन्होंने बताया कि नव परिवर्तन का जो केंद्र होगा वो कौन होगा, साहसी होगा। जो है नव परिवर्तन जो लाएगा वह पूंजीपति नहीं लाएगा, वो साहसी लाएगा, वो उद्यमी लाएगा, ये सुम्पीटर ने कहा। आगे बोला तकनीकी ज्ञान समाज में हर समय उपलब्ध रहता है। तकनीकी ज्ञान, अब तकनीकी ज्ञान ये नहीं है कि पूरा मशीनों वाला ही ज्ञान है। यदि हम जड़ी बूटियों से कोई दवा बना लेते हैं और उससे इलाज कर लेते हैं, तो ऐसा ज्ञान तो सदियों से चला आ रहा है। ओके, तो तकनीकी ज्ञान समाज में हर समय उपलब्ध रहता है, कि जिससे कि नया उत्पादन शुरू किया जा सकता है, या बिल्डिंग बनाने की कला, जैसे प्राचीन मंदिर या जो भवन बने हैं, तो भी तो किसी न किसी तकनीकी पर ही बने हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान समाज में हर समय उपलब्ध रहता है। अब इसने बोला, अब वो जो ज्ञान तो है समाज में, लेकिन उसको विकसित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, निवेश के लिए बैंकों से उधार मिलना जरूरी। अब ये चला गया बैंक पे, ठीक है, कि इसके लिए बैंकों का होना जरूरी है, क्योंकि बैंक क्या करते हैं, उधार देते हैं, और जब उधार बैंकों से मिलेगा तो उस पैसे को फिर जो साहसी लोग हैं, ठीक है, उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करेंगे। अभी बैंक पे आ गया कि बैंक निवेशकों के लिए या साहसियों के लिए, यदि जो ज्ञान उनके पास है उसको वो यदि उत्पादन में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कौन देगा, बैंक देगा। ठीक है जी। अब इसने आगे क्या बोला, पैसे को भी पूंजी के रूप में जाना जाता है, पूंजी के बिना विकास नहीं होता, ये इसका कथन है सुम्पीटर का, कि पूंजी के बिना विकास नहीं होता और विकास के बिना पूंजी निर्माण नहीं होता। अर्थात पूंजी निर्माण और जो विकास है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। यदि विकास करना है तो पूंजी चाहिए, ठीक है, और जब पूंजी आ जाएगी तो पूंजी निर्माण होगा, ये उसका कथन है। ओके, आगे देखते हैं कि उसने क्या बोला। अब चलते हैं उसके व्यापार चक्र पर, कि किसी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
व्यापार चक्र कैसे उत्पन्न होता है, इस पे उसने नजर डाली है। तो उसने व्यापार चक्र के बारे में क्या बोला, उसने यहाँ पर प्राथमिक लहर की बात की है, अर्थात प्राइमरी वेव्स, अर्थात व्यापार चक्र की जो पहली अवस्था है उसको उसने नाम दिया प्राथमिक लहर। प्राइमरी वेव आएगी, तरंग आएगी, और वह तरंग किस रूप में आएगी, प्राइमरी वेव कैसे आएगी, उसने बताया बैंकों से उधार लेकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरणा मिलेगी। प्राथमिक लहर आएगी तो लोग बैंकों से पैसा उधार लेंगे, कुछ जो साहसी हैं वो बैंकों से पैसा उधार लेंगे, और जब वो किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे और उनको लाभ होता है तो दूसरा भी देखेगा, अरे इनको तो लाभ हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा, बैंक से पैसा लेगा, और इस प्रकार से अन्य लोग भी ऐसे बहुत सारे काम करना स्टार्टिंग कर देंगे। किसमें, फर्स्ट या प्राइमरी लहर में। और इसको कहा है उसने आर्थिक चेतना, लोगों में आर्थिक चेतना आएगी भाई, कि हमें क्या करना है, बैंक से पैसा लेना है और इसका फायदा मिल रहा है, एक को मिला, दो को मिला, फिर 5-10 लोगों ने उनको देखा, ठीक है, फिर औरों ने उनको देखा, तो इस प्रकार से उन्होंने उधार लेना शुरू किया और उत्पादन कार्य शुरू हो गया। तो इसको कहा उसने प्राइमरी वेब को आर्थिक चेतना, कि आर्थिक चेतना आएगी। उसके बाद उसने सेकेंडरी या द्वितीयक लहर की बात की, सेकेंडरी वेब की बात की, कि इसमें क्या होगा, इसमें होने वाला है कि आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। जो द्वितीयक लहर है या सेकेंडरी वेव है, इसमें क्योंकि अब इकोनॉमी में पैसा आ रहा है बैंक से, लोग पैसा लेना शुरू कर देंगे, तो पैसा जब वो निवेश करेंगे तो निवेश करने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन करने से क्या, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से उनकी आय बढ़ेगी, ठीक है, फिर बचत भी बढ़ेगा, फिर और निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। जब क्या होगा, विकास की अवस्था शुरू होती है तो कीमतें भी बढ़ेंगी। तो द्वितीयक लहर को उसने कहा ये व्यापार चक्र की प्रथम अवस्था होगी, इसे उसने समृद्धि कहा, क्योंकि व्यापार चक्र की पहली जो अवस्था होती है वो समृद्धि या प्रोस्पेरिटी के नाम से जानी जाती है, ये इसको बूम कहते हैं। ओके, अब उसने बात की तृतीयक लहर की, थर्ड वेव की। सेकंड वेव में तो उसने बात कर दी कि अर्थव्यवस्था क्या करेगी, विकास करेगी, ऊपर बढ़ेगी, हर चीजें बढ़ने का काम करेंगी। लेकिन तृतीय लहर में क्या होगा कि यहाँ पर पुरानी और जो नई कंपनियां हैं, फर्में हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, मतलब सामान को बेचने को लेकर। और जो नई फर्में हैं और जो पुरानी फर्में हैं, तो नई फर्मों के पास नई टेक्नोलॉजी होगी, तो पुरानी फर्में क्या हो जाएंगी, बाजार से आउट होने की प्रवृत्ति रखेगी, क्योंकि उनका माल हो जाएगा पुराना, बनाने की तकनीकी पुरानी, महंगा हो जाएगा, और नई टेक्नोलॉजी वाला नया माल लेके आएगा। तो पुरानी फर्में क्या होंगी कि नई फर्मों के सामने नहीं टिकेंगी, पुरानी फर्में आउट हो जाएंगी, ठीक है, बाजार से निकल जाएंगी। और आगे क्या बोला, क्या बताया उन्होंने, इससे क्या होगा, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, अर्थात तृतीय लहर में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो जाएगी, और बैंकों ने जो उधार दिया था अब वे अपना उधार मांगना शुरू कर देंगे, वापस लाओ हमारा उधार, उन्हें लग गया है कि अर्थव्यवस्था अब सुस्ती की अवस्था में चली गई है, रिसेशन में चली गई है, ठीक है, तो बैंक अपना कर्जा मांगना वापस कर देंगे, तो वापस मांगना शुरू कर देंगे, तो फिर उत्पादन में क्या होगी, गिरावट आएगी, कीमतें में गिरावट है, कीमतें गिरेंगी, उत्पादन भी गिरेगा, आय भी गिरेगी, रोजगार सब गिरेगा, जिसे हम कहते हैं रिसेशन, ठीक है। यहां पर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसकी कौन सी लहर में, जो हमने यहां पे बताया कि तृतीय लहर में इसने मंदी की बात कर दी, क्योंकि समृद्धि आती है, उसके बाद क्या आती है, जिसको कि प्रतिसार कह रहा है, रिसेशन, इसी को मंदी भी कहते हैं और इसी को सुस्ती भी कहते हैं। और उसके बाद ये नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते कहां चली जाएगी, यह डिप्रेशन में चली जाएगी, अवसाद की स्थिति में चली जाएगी, ठीक है, तीसरी लहर में। और फिर उसने बात की चौथे, उसमें पुनरुत्थान, रिकवरी होगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, अन्य सिद्धांत भी हम पढ़ा चुके हैं व्यापार चक्र के, जिसमें कि अर्थव्यवस्था जब बहुत नीचे चली जाती है तो एक बार बहुत नीचे पहुंचने के बाद अर्थव्यवस्था न्यूनतम बिंदु के बाद धीरे धीरे पुनः ऊपर उठने शुरू कर देती है। अब ये होता क्यों है,
क्योंकि इंसान का काम है, वो इतना तो गिनना नहीं देगा कि सब कुछ चौपट हो जाए और सारे इंसान आदमी धरती से गायब हो जाए। तो इसलिए कितना गिर सकता है वहीं तक गिरेगी, उसके बाद पुनरुत्थान का काम अर्थव्यवस्था में शुरू होगा। अब पुनरुत्थान में क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आय, उत्पादन, रोजगार, महंगाई वगैरह धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगी। वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगी, निवेश मतलब हर चीज बढ़ने की बात रहेगी। रिकवरी जब होगी, ठीक है, तो चौथी स्टेज में बताया उसने कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी होगी। और इसी प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है हमेशा अपने को दोहराती रहेगी। अर्थव्यवस्था अपने को दोहराती रहेगी, अर्थात समृद्धि आएगी, समृद्धि के बाद फिर क्या आएगा, सुस्ती आएगी, रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद फिर रिकवरी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था क्या होती है कि लगातार चक्रीय स्थिति से गुजरती रहती है। किस स्थिति से गुजरती रहती है, चक्रीय स्थिति से गुजरती रहती है। कि कभी तेजी का काल शुरू होता है, बहुत ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद सुस्ती, रिसेशन शुरू होता है, मंदी शुरू होती है, फिर वो गिरते गिरते बहुत नीचे चली जाती है अवसाद में, ठीक है। अवसाद तक पहुंचने के बाद पुनः फिर उसका उत्थान शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यह व्यापार में जो ये उतार चढ़ाव होता रहता है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह शुम्पीटर ने कहा है। तो शुम्पीटर का जो सिद्धांत है व्यापार चक्रों की जो व्याख्या करता है वह नव परिवर्तन पर करता है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है, इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होता है वह नव परिवर्तन के कारण होता है, इनोवेशन के कारण होता है। और इनोवेशन के लिए उसने ये बात बताई कि किसी नई वस्तु का उत्पादन यदि स्टार्ट होता है तो वह इनोवेशन होगा। उत्पादन की नई तकनीकी आती है, उसका प्रचलन होता है, नए नए बाजारों की खोज होती है, किसी उद्योग में नए संगठन का एक्टिव होना होता है, या कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज होती है, तो इससे नव परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा किसका सिद्धांत, शुम्पीटर का नव परिवर्तन सिद्धांत व्यापार चक्रों का, और जिसका वर्णन उसने कौन सी पुस्तक में किया है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब बात आती है इसके सिद्धांत का मूल्यांकन। क्या यह सिद्धांत व्यापार चक्र का पूरा वर्णन सही ढंग से करता है? क्या सभी अर्थशास्त्रियों ने इसको सत्य मान लिया है कि ऐसा ही होगा? तो जैसे इससे पहले मैंने आपको व्यापार चक्र के सिद्धांत पढ़ाए थे, तो प्रत्येक व्यापार चक्र के सिद्धांत की आलोचना की गई है। यदि एक ही सिद्धांत होता तो बहुत सारे सिद्धांत नहीं आते, फिर तो एक ही सिद्धांत पढ़ना पड़ता, और छात्रों के लिए भी क्या सुविधाजनक होता है, एक सिद्धांत पढ़ो, ठीक है, उसका उत्तर लिखो, सुविधा। और जब एक फेल हो गया फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, सुधार करते चले गए, तो इसलिए सिलेबस भी क्या होगा, बढ़ता चला गया। तो इसके सिद्धांत में मतलब क्या कमियां देखने को मिलती है, मुख्य रूप से इसने कहाँ फोकस किया है, कि इसने जो फोकस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे क्या नव परिवर्तन क्या लाता है, कि अर्थव्यवस्था में विकास लाता है, ये इसने बात की है, चक्रीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नव परिवर्तन से ही अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि अन्य प्राकृतिक, अन्य, ठीक है, राजनीतिक कारण भी होते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। अगला, इसने जोर दिया केवल साहसी पे, कि जो काम करता है वो साहसी करता है और आम आदमी नहीं करता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अर्थव्यवस्था सभी के सहयोग से क्या होती है, आगे बढ़ता है। अगला इसका ध्यान था पूरा बैंकों पे, कि केवल उधार लेकर ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, रोजगार के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और इसी कारण से जब बैंक उधार देते हैं, उधार देते हैं, देते 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 हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति फैलती है और उसके बाद रिसेशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले साख पर ज्यादा चर्चा की है। तो मौद्रिक ही कारण ऐसा नहीं है, मतलब पैसे वाला कारण ही ऐसा नहीं है कि जिसकी पूर्ति बढ़ने से व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। तो व्यापार चक्र उत्पन्न होने के लिए तो अनेक भी कारण बताए जा रहे हैं, कि प्राकृतिक कारण हो गया कि भाई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो फसलों सूख जाएंगी, तो फिर उसका अकाल पड़ना स्वाभाविक है, उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पूर्ति कम होगी तो उस साल में क्या होगा, इकोनॉमी में जो
उत्पादन वस्तुओं का होना था उसका तो हुआ नहीं है, तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, ये भी कारण होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद इसने और भी बताया आगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकास करती है, इस पे इसने पूरा ध्यान दिया, पूरा वर्णन किया, पूरी बातें इसके बारे में बताई। लेकिन साथ में क्या बोला कि अंत में जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका अंत हो जाएगा और उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म होगा। मतलब पूंजीवाद का अंत होगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आएगी। ओके, तो इस प्रकार से जो उसने कहा कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये था उसका भावनात्मक कथन। क्योंकि पूंजीवाद में चल क्या रहा था कि जो पूंजीपति थे उन्हीं को लाभ मिल रहा था, ज्यादा पैसा उन्हीं के पास जा रहा था, और जो श्रमिक वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग था उसको कम पैसा मिल रहा था, तो उसका जीवन क्या था, जीना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो पैसा कमा रहे थे, मोटी रकम, ठीक है, वो जा रही थी सीधे अमीरों के पास, जो पूंजीपति वर्ग था, ठीक है, और ढेला भर जो आ रहा था वो मात्र आ रहा था श्रमिकों के पास, ठीक है। तो इसलिए उसने कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर उसने ये बात कही कि पूंजीवाद जो होगा कि पहले समृद्धि करेगा, फिर रिसेशन, डिप्रेशन और पुनरुत्थान, और उसके बाद ऐसी अवस्था आएगी कि पूंजीवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप वर्तमान में देखते हैं कि समाजवाद का नाश हुआ है। समाजवाद दुनिया में कहीं नहीं रहा है। हर देश, विकसित देश तो पहले से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे चल रहे थे, लेकिन हमारा देश भारत की बात करें, आज की डेट में इंडिया क्या कर रहा है, हर चीज को निजीकरण कर रहा है। हर चीज क्या हो रही है, सरकारी सेक्टर से निजी क्षेत्र को बेची जा रही है। तो इस प्रकार से निजीकरण जो हो रहा है, उदारीकरण जो हो रहा है, और जो वैश्वीकरण हो रहा है, तो ये किसको बढ़ावा देता है, ये देता है पूंजीवाद को बढ़ावा। तो आप लगा सकते हैं, इसने तो बहुत पहले कल्पना की थी 1911 में, आज 2021 चल रहा है सितंबर का। तो ऐसे में ये कहा जाए कि पूंजीवाद का कहाँ नाश हुआ, या तो पूंजीवाद और तेजी से ग्रो कर रहा है, फैल रहा है, बल्कि समाजवाद सोवियत संघ में चला करता था, बल्कि वहीं से उसका नाश हो गया। सोवियत संघ विघटित हो गया 91 में और केवल रूस रह गया। तो इस प्रकार से जो इसने तर्क दिए थे वो एकदम से कैसे थे, गलत थे। लेकिन जो अपने बात इसने कही कि किस प्रकार से व्यापार चक्र उत्पन्न होता है और नव परिवर्तन किस प्रकार से इकोनॉमी में चक्रीय प्रवाह लाते हैं, समृद्धि लाते हैं, उसके बाद प्रतिसार लाता है, मंदी आती है, अवसाद आता है, फिर पुनरुत्थान होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो उसने बताई काफी हद तक क्या है, सत्य है। कंप्यूटर के नव परिवर्तन सिद्धांत को इस डायग्राम पर भी समझा जा सकता है कि किस प्रकार से उसने अपने व्यापार चक्र की व्याख्या की है। आपने क्या करना है, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है इस पे टाइम आ जाएगा, समय, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम इनकम दिखाएंगे, और ये वाली जो हमारी रेखा चली जाएगी इस प्रकार से, ये हमारी रेखा है तुलनात्मक रेखा, जो क्या बतलाएगी कि कब समृद्धि में थे और कब हम अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति से नीचे आ गए। तो जो ये रेखा जा रही है, माना बात है, ये रेखा है एम और ये हमारी एन, ये रेखा ड्रॉ कर रही है, ये अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति को बतला रही है कि अर्थव्यवस्था एक कल्पना की गई है कि यदि इस गति से क्या करती है तो विकास करती है, तो रेखा को ऐसा जाना चाहिए। ओके, एकदम एक रेखा के रूप में जाना चाहिए। लेकिन व्यापार चक्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि व्यापार चक्र में क्या होता है कि रेखा अप, फिर डाउन, फिर अप करती है। ऐसे करके व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चलता है कि जो ये बतलाता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं किस प्रकार से ऊपर उठती हैं, किस प्रकार से नीचे उतरती हैं और किस प्रकार से ऊपर जाती हैं, और कारण पे भी प्रकाश डाला जाता है। तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसे हम व्यापार चक्र कहते हैं। तो सुनपीटर को भी समझ लीजिए यहाँ पे कि उसने प्राइमरी वेव की बात की। तो ये जो प्राइमरी वेव है इस प्रकार से, ये वाली वेव, जिसमें उसने क्या कहा था कि आर्थिक चेतना आती है कि लोगों में, कुछ लोग पहले बैंक से उधार लेते हैं, उधार से जब उनको फायदा मिलता है तो फिर अन्य लोग भी उधार लेने लग जाते हैं, जब उनको फायदा होता है तो और भी उधार लेते हैं, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उसने उसको समृद्धि नहीं बोला, उसे आर्थिक चेतना की अवस्था बोला। ओके जी। अब उसके बाद उसने की सेकेंडरी वेव की बात, यहाँ पे लिखा सेकेंडरी वेव अपने टॉप पे जाएगी, तो यहाँ से ये रेखा लगातार ऊपर उठ रही है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, अर्थात प्राइमरी वेव के ऊपर आ जाएगी हमारा कौन सा, इस सेकेंडरी वेव, जो कि हमारे संतुलन के ऊंचे स्तर को बतला रही है, क्योंकि अभी ये तो नीचे हो गया,
ये तो बौना हो गया। अब इससे ऊपर लंबा हो गया, तो बौना आदमी तो छोटा हो जाता है और लंबा आदमी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बौने का अर्थ हो गया छोटे, ये छोटी अर्थव्यवस्था, ठीक है, छोटा विकास, कम विकास, और लंबे आदमी का अर्थ हो गया ज्यादा विकास। ओके, तो इस प्रकार से ये पहले समृद्धि की अवस्था होगी, ठीक है। और इस समृद्धि की अवस्था में उसने सभी बातें की कि जिसमें आय, उत्पादन, रोजगार सब बढ़ेगा। ओके, और अंत में टॉप पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये सेकेंडरी वेव कही, तो उस इधर की तरफ जाने पर अर्थव्यवस्था क्या करेगी कि हमारी जो थर्ड वेव में पहुंचेगी वो सुस्ती में चली जाएगी, प्रतिसार में चली जाएगी, जिसे रिसेशन कहते हैं, अवसाद भी कहते हैं, मंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको मंदी कहते हैं, सुस्ती कहते हैं, प्रसार कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था यहाँ से और नीचे नीचे गिर गई, तब ये डिप्रेशन में चली जाएगी, अवसाद। अर्थात ये सामान्य अर्थव्यवस्था यहाँ तक होनी चाहिए इस लाइन के, ठीक है। अब इससे नीचे गिर गई तो इसका मतलब और भी घाटा हो रहा है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, जिससे कि हर चीज का स्तर गिर रहा है। ओके, अब जब अवसाद में चली जाएगी, अर्थव्यवस्था का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा, बहुत नुकसान अर्थव्यवस्था को हो चुका है, तो यहाँ पर एक बिंदु ऐसा आता है जिसे हम गर्त कहते हैं। तो गर्त में पहुंचने के बाद अर्थव्यवस्था फिर पुनरुत्थान की ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, फोर्थ वेव में पुनरुत्थान करेगी, अर्थात ये रेखा अप करेगी और फिर यहाँ पे मिल जाएगी कि जहाँ पर यह संतुलन को दर्शाएगी। तो इसके लिए पुनरुत्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फोर्थ वेव होगा, और पुनरुत्थान को इंग्लिश में कहते हैं रिकवरी। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं की उसने बात की है। कौन सी अवस्था होगी, समृद्धि एक, सुस्ती इसी को कहते हैं, प्रतिसार भी इसी को कहते हैं, मंदी भी इसी को कहते हैं। तो 2 तो ये हो गया, 1 2, एक में चढ़ेगा, 2 में नीचे आएगा, फिर तीसरे में और नीचे आएगा अवसाद, और चौथे में पुनरुत्थान। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं इसमें आ गई। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम हमारा बतला रहा है, ये डायग्राम जो बतला रहा है, ये शुम्पीटर की बात को बतला रहा है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था नव परिवर्तन के कारण उसमें चक्रीय चढ़ाव और उतार आते हैं।